ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हम लोग कर रहे थे और इसमें हम लोग आयनिक बॉन्ड में चल रहे थे। और आयनिक बॉन्ड में हम लोग कहाँ पे चल रहे थे? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी पे। और हम लोगों ने अभी तक कितना लेक्चर कंप्लीट कर लिया? 4 कंप्लीट कर लिया। तो अब ये हम लोग का लेक्चर नंबर 5 होगा। ठीक है, हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 5। और वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था 2 फैक्टर थे। एक तो पहला फैक्टर था अनस्टेबल कोर, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब सेकंड फैक्टर पे हम लोग चल रहे हैं, उसका नाम क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। ठीक है, पहले तो वो रिकॉल करिए कहाँ पे होता है। अनस्टेबल कोर कहाँ अप्लाई करते हैं? हाँ, डी ब्लॉक मेटल। बहुत अच्छा, लेकिन सारे डी ब्लॉक मेटल्स नहीं थे, है ना? ओनली दोज डी ब्लॉक मेटल्स अनस्टेबल कोर, जिनका कोर अनस्टेबल था, खाली वहां पर अप्लाई किया था। उसी तरह से यहां पर आते इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट कहां अप्लाई करते? तो आंसर इज पी ब्लॉक में अप्लाई करते हैं। अच्छा, पी ब्लॉक पे कहां से कहां तक अप्लाई करते हैं? तो ये है NH2 NP1 से लेके NP4 तक। तो NH2 NP1 का मतलब क्या हो गया था? हाँ, ग्रुप 13 से लेकर के। भाई ग्रुप 13 से पी ब्लॉक शुरू होता है। पी ब्लॉक कहाँ शुरू होता है? 13 से शुरू होता है। तो 13, 14, 15, 16, वाई नॉट 17 नॉन मेटल? बहुत अच्छा, वहां पर हम लोग स्टडी करेंगे जब कोवैलेंसी आएगी, वेरिएबल कोवैलेंसी, तब वहां आएंगे हम लोग कि वहां तो 17 में तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हम लोग खाली 16 तक करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने कहा था जैसे 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने, एक गैलियम लिखा था +1 +3, ये लिख चुके हैं हम लोग कॉपी में। फिर टिन का हमने किया था +2 +4, उसका लेड का लिखा था +2 +4। तो ये सारी वैलेंसीज देख करके एक कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था कि इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट में जो वैलेंसी का डिफरेंस आता है वो हमेशा 2 यूनिट का आता है। तो देखिए 1 और 3 में कितना? 2 यूनिट का डिफरेंस है। फिर ये क्या है? 2, 4 अगेन 2 यूनिट का है। फिर 2, 4 क्या? फिर 2 यूनिट का। 2 ही यूनिट का क्यों डिफरेंस आता है? हाँ, क्योंकि पेयर होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसीलिए इसका नाम ही है पेयर, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। तो हम लोगों ने जैसे गैलियम का लिया। ठीक है, स्टार्ट करिए। लेट अस कंसीडर, लिखिए कॉपी में, लेट अस कंसीडर 31 Ga, लेट अस कंसीडर 31 गैलियम। फिर अगले स्टेप पे कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जरा गैलियम का 31। तो हमने पहले 4s2 डाल दिया। 4s2 पे कितना हो गया? 20 हो गया। 20 हो गया। 4s2 के बाद क्या आता है? 3D आता है। कितना डाल दें? 10 डाल दीजिए। अब कितना हो गया? 30 हो गया। एक बचा। 3D के बाद क्या डालेंगे? 4p जाएगा। तो 4p1 हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2 3d10 4p1 4p1। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कौन सा निकालें और क्यों? तो उसका नाम बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, एक ही इलेक्ट्रॉन ही है। तो जब एक निकालेंगे तो गैलियम प्लस हो गया ये। और फिर रिमेनिंग अगले स्टेप पे लिखिए Ga+ इज इक्वल टू Ga+। तो 4p हटा दीजिए तो क्या बचा? हाँ, 4s2 3d10 4s2 3d10। नो स्टॉप राइटिंग। अब देखिए जरा, ये तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। S भी कंप्लीट, D भी कंप्लीट है। तो इसको अब क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं इसको। हाँ, अगर आप इसको परेशान करेंगे तो ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना ही है तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अच्छा, अगला इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा? 4s निकलेगा, 3d निकलेगा। हाँ,
4s का निकलेगा भाई, पहले बाहर का निकलेगा तब अंदर का निकलेगा, लेकिन 4s तो पेयर्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है, पेयर इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है, और क्योंकि पेयर्ड है इसीलिए इनर्ट है, इसलिए रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रॉन बोला, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। तो ऑर्डिनरी कंडीशन से तो इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है, और निकालेंगे तो वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट फॉर द रिमूवल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी आपने ज्यादा लगाई तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, या तो निकलेंगे नहीं निकले, दोनों निकलेंगे तो जब ये निकल जाएगा तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d10, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने 2 लूज किया तो अगली वैलेंसी फिर क्या हो जाएगी, गैलियम ट्रिपल प्लस, प्लस तो पहले से है, 2 इलेक्ट्रॉन और आपने हटाया तो 3 निकल गए फिर ना, तो गैलियम ट्रिपल प्लस हो गया। तो अब ये 1 प्लस से फिर जब ये 1 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन था, फिर 3 प्लस का जो हो गया वो 3d10 आ गया। ठीक है, पैरा चेंज करिए, देखिए हियर in Ga plus ion, gallium plus ion, here in gallium plus ion, there are 2 electrons in 4s orbital. There are 2 electrons in 4s orbital. 4s orbital. Full stop. So 4s 2 electrons, so 4s 2 electrons are referred as electron pair, referred as electron pair, full stop। 4s 2 electron pair, फिर से लिखिए 4s 2 electron pair remains inert, 4s 2 electron pair remains inert due to extra stability, and it does not participate in chemical bonding, generally, full stop। So bonding generally, के बाद generally मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन में तो नहीं पार्टिसिपेट करता है, फुल स्टॉप। So 4s 2 electron pair, 4s 2 electron pair is called, so 4s 2 electron pair is called inert electron pair, अंडरलाइन करिए, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। 4s 2 को इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों कहते हैं, ना और दिमाग लगाइए, वाई 4s 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं करता है। इनर्ट का मतलब क्या, इनर्ट जो रिएक्ट नहीं करता। क्यों रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि पेयर्ड है। भाई अगर कोई ऑर्बिटल पेयर्ड है तो क्यों पार्टिसिपेट करेगा, पेयर्ड होने के लिए तो रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलिए, फुल स्टॉप। नाउ इफ 4s 2 electron pair, now if 4s 2 electron pair participates, 4s 2 electron pair participates in chemical bonding, then both the electrons
of 4s2 orbital, then both the electrons of 4s2 orbital are lost by Ga, by gallium, and forms Ga triple plus and forms gallium triple plus। फिर अगले स्टेप पे कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिए। पहले Ga प्लस का लिखिए। Ga प्लस इज इक्वल टू क्या है, बोलिए बताइए। 4s2 3d10, 4s2 3d10। फिर अगले स्टेप पे लिखिए Ga ट्रिपल प्लस। अब क्या हो गया, 3d10 और फिर ब्रैकेट में हमने लिखा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 स्टेबल। कैसे स्टेबल हो गया, हाउ इट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? पूरा डी पूरा फिल्ड हो गया, पूरा पेयर्ड हो गया, है कि नहीं। डी में दो कंडीशन थी, या तो D5 होता या D10 होता, ये दोनों स्टेबल होते हैं। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? D10 ज्यादा स्टेबल। फुल फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल ऑर्बिटल्स। तो चलिए एक लाइन और कर दिए, लिखिए 10 गैलियम shows variable electrovalencies, gallium shows variable electrovalencies of +1 and +3 due to inert electron pair effect, फिर अगला टॉपिक करिए, प्रॉपर्टीज, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, टोटल देखिए हाउ मेनी प्रॉपर्टीज यू हैव टू स्टडी। हाँ, ओनली 7 प्रॉपर्टीज आर देयर, ठीक है, 7 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 लिखिए फिजिकल स्टेट एंड स्टॉप राइटिंग। कोई अनेक कंपाउंड का एग्जाम्पल बताइए। NaCl, बहुत अच्छा। NaCl की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, सबने देखा है, ठीक है। अनेक कंपाउंड्स सॉलिड ही क्यों होते हैं? व्हाई नॉट लिक्विड, व्हाई नॉट गैस? क्योंकि अभी जब आगे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड पे आएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों हो सकता है। जैसे आप देखिए, डायमंड को देखे, ग्रेफाइट को देखे, स्टेट क्या है? सॉलिड है। ग्रेफाइट तो पेंसिल में यूज करते हैं, सॉलिड होता है। एंड इट इज व्हाट एवर कंपाउंड कोवेलेंट। कैसे पता? क्योंकि कार्बन है, बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप किसको कहते हैं? देखिए, जब हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, तो अगर दो सॉलिड ऐसे हो जाएं जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएं, तो हम इनको एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट दो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, दोनों की क्रिस्टल अलग अलग हो जाए। कार्बन ही तो होता है, डायमंड होता है, और कार्बन ही ग्रेफाइट होता है। दोनों में क्या फर्क है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ जाता है। जब हम लोग 10th में डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर था बुक में, किस चैप्टर में था?
चैप्टर का नाम बताना है कहाँ पे था। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आता है, ऐसे मैंने कार्बन बनाया, ठीक है, और ये ऐसे डायमंड का स्ट्रक्चर आता है, मतलब एवरी कार्बन इज सराउंडेड बाई 4 अदर कार्बन एटम्स। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे आता है जैसे बेंजीन रिंग होती है ना, फ्लैट, हर जगह कार्बन कार्बन लगा दीजिए ऐसे। उसके बाद देखिए, ये देखिए ये वाली साइड कॉमन हो गई, फिर हमने बनाना शुरू किया ऐसे, ये फिर कार्बन लगा दिया ऐसे, ऐसे करके कैन यू इमेजिन, ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा ये। तो अब यहां पे देखिए 1 कार्बन इज अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन्स, 3 कार्बन। ये दोनों में डिफरेंस आ गया। डायमंड में क्या था, 4 कार्बन से अटैच था, वहां पे 3 से अटैच होता है, इसलिए दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट आता है। तो इनको एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। लेकिन बॉन्ड देखिए, यहां भी कार्बन कार्बन, यहां भी कार्बन कार्बन, तो कार्बन तो नॉन मेटल होता है। बॉन्ड अगर नॉन मेटल के बीच में है तो ये कोवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिया, सॉलिड का एग्जांपल दिया, अब कोई लिक्विड का एग्जांपल दीजिए। कोवेलेंट होना चाहिए और लिक्विड होना चाहिए। बहुत अच्छा, वाटर लिक्विड होता है, वाटर में कोवेलेंट कैसे हुआ, हाउ वाटर इज कोवेलेंट, HOH। बोले कैसे कोवेलेंट हुआ, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन तो होता ही है, वाटर हो गया, कोवेलेंट हो गया, ठीक है। फिर गैस का एग्जांपल दीजिए, हाँ CO2 हो गया, बहुत अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करेंगे हम लोग, कैसे लिखा हमने, मतलब इस बोल के बताइए, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिए, CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे वाटर का एक्सप्लेन करना है, जो भी डायमंड का एक्सप्लेन किया, ग्रेफाइट का एक्सप्लेन किया, वाटर कैसे एक्सप्लेन करें, किसी को बताना है आपको कि वाटर स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बोल के बताइए। इसी को देख के फिर बोल के कुछ बताइए कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। कुछ भी गलत सही ट्राई करिए बस, हाँ H, हाँ ठीक है, उसको और थोड़ा एलुबरेट करिए, मतलब व्हाट इज द अरेंजमेंट। ऑक्सीजन, ये भी ठीक है, इन्होंने CO2 को बता दिया, ठीक है। वाटर में कर दिया कि एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन लगा दिए सिंगल बॉन्ड से, वाटर हो गया बस, ठीक है। टीचर का काम तो यही होता है ना, दिस इज कॉल्ड टीचर। टीचर का मेन वर्क क्या है बताइए, टीचर क्या करता है, कौन सी ऐसी चीज है जो किताब में नहीं लिखी है। हम कोई नई चीज बता रहे हैं क्या, सब तो लिखा है किताब में, फिर क्या जरूरत है टीचर की। टीचर का काम है उसी चीज को सिंप्लीफाई करके आप तक ट्रांसफर कर देना। फिर जैसे हमने कहा कि वाटर में कैसा अरेंजमेंट, तो एक ऑक्सीजन से और ऐसे मैंने किया, ऐसे किया, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, ये मैंने एक्शन किया, ऐसे ड्रामा किया ऐसे दोनों तरफ, तो बच्चे को इमेजिन कर पाया ना कि हाँ इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो ये बन गया। तो ये हो गया O लगा के, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। उसी तरह से CO2 एक्सप्लेन करिए, बीच में कार्बन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, 2 हाथ लगा दीजिए, इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे, ये बॉन्ड एंगल कोई बताएगा क्या, अगर पढ़ के आए होंगे तो बता पाएंगे, क्योंकि आज कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई वो डेली असाइनमेंट आपके पास हो तो आपको आइडिया रहता है कि इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा, वो मोबाइल से देख के आपको पता लग जाएगा कि इसके बाद टॉपिक कौन सा होगा। तो आगे थोड़ा सा रीड करके आइए तो और अच्छा लगेगा हमें। बॉन्ड एंगल कितना है,
180 डिग्री है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री की ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं, लीनियर। तो CO2 का मॉलिक्यूल कैसा? तो बोलेंगे लीनियर मॉलिक्यूल है। ये आगे भी स्टडी करेंगे। तो अब तो ये ठीक है ना, कोवलेंट कंपाउंड्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। क्लोरीन को देखिए गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, फ्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस, सारे कोवलेंट तो हैं। गैसेस पूरे भरे पड़े हैं, गैसेस तो बहुत सारे। ब्रोमीन कैसा होता है? ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। आयोडीन कैसा होता है? सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन किसको कहते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन क्लास 9th में आता है ये, टिंचर ऑफ आयोडीन। हाँ, तो क्या होता है वो, कैसे बनाते हैं? जो चोट में लगाते हैं। हाँ हाँ, येलो होता है, बहुत अच्छा। आयोडीन को एल्कोहल में डाल देते हैं, बस। एल्कोहल को टिंचर भी कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन में एल्कोहल। विच एल्कोहल? इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, एथेनॉल। ठीक है, अगर कुछ नहीं कहा, हमने खाली एल्कोहल कहा तो इट इज सपोज्ड टू बी एथेनॉल। कोई और एल्कोहल होगा तो उसका नाम बोलेंगे हम, फिर एल्कोहल का मतलब एथेनॉल। ऐसे बहुत सारे एल्कोहल होते हैं, है ना। आप इसको एल्कोहल नहीं कहेंगे, देखिए CH3OH, इसको एल्कोहल नहीं कहेंगे, इसको मिथाइल एल्कोहल नाम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस होता है। आपने कहा ली एल्कोहल, आप टिंचर ऑफ आयोडीन बनाना था और आपने उसमें मेथनॉल लाके डाल दिया, ये पॉइजनस होता है भाई। एल्कोहल को देखिए C2H5OH, C2H5OH, इसका नाम क्या? इथाइल एल्कोहल। यही तो कंपाउंड ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं ना, विस्की में यही कंपाउंड यूज होता है, एथेनॉल यूज होता है। लेकिन इस कंपाउंड को ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्यों? पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है। अगर इसको कंज्यूम किया तो क्या होगा? अगर स्मॉल अमाउंट में है तो ये जाता है, हेडलाइट, आंखें चली जाती हैं। ठीक है, अगर 30 ml से आपने कम लिया है तो आईज ब्लाइंडनेस हो जाती है, और 30 से ज्यादा लिया तो आईज लेस हो जाएंगे। हाँ, खत्म हो जाएंगे। इसी को जहरीली शराब कहते हैं, मेथनॉल। नहीं निकलता, जहरीली शराब पी करके लोग, इतने लोग मर गए, तो वही मेथनॉल होता है, मेथनॉल है। तो ओनली वन एल्कोहल, मेथनॉल, इज पॉइजनस, नो अदर एल्कोहल इज पॉइजनस। और पूरे ऑर्गेनिक के पूरी केमिस्ट्री जहां एल्कोहल वर्ड आएगा तो विच एल्कोहल इट इज? इथाइल एल्कोहल। कोई दूसरा है तो उसको आपको पूरा बोलना पड़ेगा, उसको एल्कोहल आप नहीं कहेंगे। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? एल्कोहल डालते हैं, विच एल्कोहल? इथाइल एल्कोहल। इसी को चोट में लगाते हैं, चोट लग जाती है तो उसको लगाते हैं। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन को देखिए, आयोडीन सॉलिड होता है, एथेनॉल लिक्विड है, मिला करके सोल्यूशन बना देते हैं उसका। ठीक है, तो वापस आते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हो सकता है, बट एनी कंपाउंड्स आर ओनली सॉलिड्स, नॉट सॉलिड, ओनली सॉलिड। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों है? वहां तो तीनों हो रहे थे, ये खाली सॉलिड ही क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है? बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं। तो और यहां पे देखिए, यहां पे तो कैटायंस एंड एनायंस, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसी वजह से कैटायंस एंड एनायंस आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, एक लाइन नोट करिए एक्सप्लेनेशन में। पहली प्रॉपर्टी करिए, फिजिकल स्टेट, एंड द राइट सेंटेंस, any compounds are
Ionic compounds are crystalline solids. Ionic compounds are crystalline solids at room temperature. Ionic compounds are crystalline solids at room temperature. Then right, number 2, electrical conductivity. Electrical conductivity, ये तो सबको पता रहता है ना, कुछ बताइए. आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और पूरा सेंटेंस बोलिए और तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई पड़े यहां तक. नहीं करता. बहुत अच्छा. किस स्टेट में करता है? मोल्टेन स्टेट में करता है, और फ्यूज स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन, 3 लर्न करना है. 3 स्टेट में करता है. सॉलिड स्टेट पे कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट पे करता है. अब इसीलिए देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपको याद हो क्लास 10th में एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं. एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं. तो एल्युमिनियम का और कोई बता सकता है? और किसको कहते हैं? और ORE. हाँ, मेटल जिस फॉर्म में अर्थ में रहता है उसको मिनरल कहते हैं. मेटल्स जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उसको मिनरल्स कहते हैं. एंड दोज मिनरल्स फ्रॉम वेयर मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर. और मिनरल ही होता है, लेकिन उस मिनरल को कहा जाता है, मतलब अब ऐसे तो मेटल बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, कोई ऑक्साइड है, सल्फाइड है, नाइट्राइड है, ऐसे ऐसे करके, लेकिन जहां से मेटल ज्यादा मिल पाए हमको जब एक्सट्रैक्शन करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओर कहेंगे. इसलिए मेटल का एक्सट्रैक्शन मिनरल से होता है कि ओर से किया जाता है? ओर से किया जाता है. समझ आया ओर और मिनरल में क्या डिफरेंस हुआ? ठीक है. अच्छा, फिर एल्युमिनियम का ओर क्या होता है? तो बॉक्साइट होता है, BAUXITE. और कॉपी में लिखिए ऊपर पेज के ऊपर, ओर ऑफ एल्युमिनियम, ORE, ओर ऑफ एल्युमिनियम बॉक्साइट, BAUXITE, बॉक्साइट. ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखिए Al2O3. तो फिर बोलना क्यों नहीं आपने? जितना भी आया करे बोला करिए बेटा, बोला करिए, चुपचाप मत रहा करिए. Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 डॉट 2H2O क्रिस्टलाइन होता है ये, डॉट 2H2O. ठीक है. तो जब हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस से कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं. और इलेक्ट्रोलिसिस में फिर वही एल्यूमिना तो सॉलिड होता है, इट इज़ अ सॉलिड. फिर वो प्रॉब्लम आती है कि सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी होगी नहीं, तो फिर इसको मोल्टेन स्टेट में लाते हैं. तो मतलब हमको ये कंक्लूड करना था कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, सेंटेंस नोट करिए, लिखिए आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट. आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स लिख लीजिए, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Ionic compounds conduct electricity when they are dissolved in water. They are dissolved in water, or they are in molten state, or they are in molten state, or in fused state, but they do not conduct
इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो जाएगा? इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। फिर थर्ड प्रॉपर्टी करिए, थर्ड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नाउ स्टॉप राइटिंग। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, और क्यों हाई होना चाहिए? रीजन? हाँ सॉलिड है, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ एडिक्शन है, कैटायंस एंड आयंस होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है इसका। नोट करिए, अनिक कंपाउंड्स आर क्वाइट हार्ड। क्वाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वाइट हार्ड, और गेस करिए, रेचल आप बताइए, क्वाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वाइट हार्ड, क्वाइट को हिंदी में बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल हार्ड है ना। एनी कंपाउंड्स आर क्वाइट हार्ड एंड देयर MP and BP, their melting point and boiling point are high, melting and boiling point are high। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्बिलिटी, नंबर 4, सॉल्बिलिटी। यहां आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए सॉल्बिलिटी हेडिंग करके फिर पहले सुनिए, अनेक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करना है तो क्या करें? कहां पे डिसॉल्व होता है अनेक कंपाउंड? एक चीज लर्न करना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हाँ, पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं कि नॉन पोलर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप पोलर है नॉन पोलर? दे आर नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बॉन्ड होता है, मोस्टली बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रहता है, एंड कार्बन कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? आयनिक की कोवेलेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर कब आता है? जब डिफरेंस ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये तो हम लोग फैक्टर कर चुके ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। इसीलिए देखिए हमको चीनी डिसॉल्व करना है। चीनी इज व्हाट टाइप? पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर कैसे पता? कार्बन रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C6H12O6, ग्लूकोज तो नॉन पोलर है, ठीक है। तो अब देखिए पानी में क्यों डिसॉल्व हो जाता है? बिकॉज वाटर इज ऑल्सो कोवेलेंट, वाटर इज ऑल्सो कोवेलेंट। अब एक काम करते हैं, हमने क्या किया, नमक को ला करके पेट्रोल में डिसॉल्व कर दिया। हाँ, पोलर पोलर कोवेलेंट होता है, पोलर कोवेलेंट है। अब हमने दूसरा एग्जांपल लिया, नमक लिया या चीनी लिया। नमक को लिया हमने और नमक को लेकर के पेट्रोल में डाल दिया हमने, डिसॉल्व करेगा? अब सोचना है, क्योंकि कभी किया तो है नहीं ये काम। हाँ, पेट्रोल इज व्हाट टाइप? नॉन पोलर, ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर है, ठीक है। पेट्रोल का फॉर्मूला C5H12 पेंटेन होता है। तो अब इसमें ला करके आपने जब नमक डाला, नमक तो आयनिक होता है, ये तो आयनिक है, तो वो क्यों डिसॉल्व करेगा? फिर नहीं डिसॉल्व करेगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, पेट्रोल में चीनी डाल दें तो नहीं, फिनोमेनन लगाइए शायद, क्यों? मतलब सोचिए कि पेट्रोल तो कोवेलेंट होता, अभी बात हो गई, एंड चीनी कैसा होता है? वो भी कोवेलेंट है, तो डिसॉल्व कर जाएगा फिर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
लेकिन अब देखिए, अगर उसमें चीनी में खाली चीनी होती कि इम्प्योरिटी भी होती है? इम्प्योरिटी भी होती है, क्योंकि उसमें केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाते हैं? चीनी किससे बनाते हैं? हाँ, हिंदी में गन्ने से। उसी से गुड़ बनता है। गुड़ का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का। तो चीनी वाइट कैसे हो जाती है? केमिकल से हो जाती है। जब उसके हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं, किसके? गुड़ के। गुड़ के सारे न्यूट्रिएंट्स, गुड़ में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन है, पोटास है, आयोडीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, कैल्शियम है। गुड़ खाना चाहिए, बट चीनी दूर से प्रणाम करना चाहिए। चीनी में क्या होता है? तो बोलिए इसमें जहर होता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ना तो डाइजेस्ट हो रही है और दूसरे को भी डाइजेस्ट नहीं होने दे रही है, बॉडी में गई तो न खुद डाइजेस्ट होती है, ना दूसरे को डाइजेस्ट होने देती है। शुगर, किसी को आपने देखिए, कोई नहीं कहता है कि हमको हमारा गुड़ लेवल बढ़ गया, हमारा शुगर लेवल बढ़ गया, तो बोलते हैं हमारा गुड़ का लेवल बढ़ गया। गुड़ इज गुड फॉर द हेल्थ। चीनी में फाइबर होता है क्या? नहीं होता है। गुड़ में होता है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाया करिए, अच्छा भी लगता है और डाइजेशन अच्छा हो जाता है। डाइजेशन अच्छा हो जाता है। पहली बात तो चीनी को भगा दीजिए, जिंदगी से भगा दीजिए चीनी को। अगर आपको पता लगे इसमें चीनी पड़ा है तो नहीं खाइए उसको। अब वो कोई चीज़ हो सकती है। चीनी की कुछ चीज़ें बताइए जिसमें चीनी पड़ती है। मिठाई, और हाँ, चाय बनती है, बहुत अच्छा। और कॉफ़ी भी चीनी पड़ती है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। पेस्ट्री, केक है, सब में चीनी पड़ता है ना। तो इन सबको किनारे, सबको किनारे। अब आपको अगर मीठा खाना ही है तो गुड़ खाइए, फ्रूट्स खाइए ना, फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स कम मीठे होते हैं क्या? हाँ, जब उसको खाएं उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और चीनी में कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे खतरनाक है। और ये कहा जाता है कि चीनी इज हाईली एडिक्टिव। एडिक्शन होता है चीनी का। एक बार आप अल्कोहल का एडिक्शन छोड़ सकते हैं, चीनी का नहीं छोड़ सकते। जरूर खाते हैं, खाना खाने के बाद मीठा जरूर खाते हैं। और जबकि, और वो कौन सा मीठा? मिठाई डायरेक्ट, बहुत खतरनाक है। अब वो डाइजेस्ट नहीं होगी। उसके साथ में देखिए, शुगर अगर बॉडी में जा रही है तो उसके पहले बॉडी के अंदर फाइबर होना चाहिए। फाइबर क्या करता है? फाइबर डिलेज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। याद कर लीजिए इसको, फाइबर डिलेज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। हाँ, इसको नोट करिए, रटिए इसको, फाइबर डिलेज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। फाइबर डिलेज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। भाई बायो वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो अगर जैसे जिनको यह है कि जो कैलोरी कॉन्शियस रहते हैं, कैलोरी कॉन्शियस है, तो उनके लिए सेंटेंस बहुत अच्छा है ये, कि आप कभी भी हम कुछ भी खाएंगे, खाने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी का मतलब जब भी एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट तो खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, आप ऐसा कार्बोहाइड्रेट मत खाइए जिसमें फाइबर ना हो। अगर खाली जैसे मिठाई खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, इसको क्या कहते हैं जानते हैं? इसको कहते हैं एम्प्टी कैलोरी। एम्प्टी कैलोरी, एम्प्टी कैलोरी का मतलब कि खाली कार्बोहाइड्रेट है और कोई न्यूट्रिएंट नहीं है उसमें। न्यूट्रिएंट मतलब कि टोटल न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, फाइबर, वाटर, ये सब होना चाहिए। ठीक है, चॉकलेट में कितना पानी होता है? जब चॉकलेट खाते हैं उसमें पानी होता है क्या?
पानी कहाँ होता है उसमें? तो ये फूड है ही नहीं। फूड उसको कहें जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप कोई भी फ्रूट खा के देखिए, पानी होता है कि नहीं? एनी फ्रूट, वाटर विल बी देयर, वाटर विल बी देयर। कोई भी आप सैलेड खाइए, टमाटर खाइए, खीरा खाइए, पानी पानी रहेगा। ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल खाएंगे तो फाइबर मिलेगा, मिनरल विटामिन मिलेगा, चॉकलेट में मिनरल विटामिन रहेगा। तो क्यों खाएं फिर हम? अब सिर्फ वो करते हैं। अच्छा, चॉकलेट में एंजाइम्स होंगे, चॉकलेट में एंजाइम्स जो खाने को, एंजाइम क्या करता है? डाइजेस्ट करता है खाने को। एंजाइम क्या करता है? खाने को तोड़ता है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन डायरेक्ट थोड़ी ना डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन पहले टूटता है किसमें? एमिनो एसिड में टूटता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए बॉडी में। हमने रोटी खाई तो रोटी तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी डाइजेस्ट होता है। क्या डाइजेस्ट होता है बॉडी में? वो टूट के किसमें कन्वर्ट होता है ना? स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च तो चावल हो गया, चावल खाया आपने तो चावल किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जितने हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। तो अब उसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज में लाने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो बिना एंजाइम के तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अब हम कोई चीज़ खा रहे हैं, बर्गर खाया मैंने, पिज़्ज़ा खाया मैंने, तो अब बर्गर में कितना वाटर होगा, कितना फाइबर होगा, कितने एंजाइम्स होंगे? हाँ, सब्जियां रहती है। जब आप उसको खूब तल भून देंगे तो उसका वाटर कंटेंट मर जाएगा, उसमें एंजाइम सारे मर जाएंगे। एंजाइम की पहचान क्या है? एंजाइम की पहचान ये है कि आप बर्गर को ऐसे रख दीजिए बना करके, और अगले दिन वैसे ही रहेगा कि कोई फर्क पड़ेगा उसके ऊपर? खराब होने लगा ना। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, टमाटर ला के मार्केट से वैसे रख देते हैं, अगले दिन स्मेल करेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पक जाएगा, उसका न्यूट्रिशन और बढ़ जाता है। आप ले आए थे तो हरे रंग का था, थोड़ा सा ग्रीनिश था, 2 दिन बाद देखा तो रेड हो गया, मतलब एंजाइम्स आ गए यार। तभी तो चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर। बनाना लेके आइए, ग्रीनिश रहता है, फिर वो येलोइश हो जाता है, मतलब एंजाइम्स आर देयर। इसका मतलब कि उसमें लाइफ है, कुछ नहीं। जो बायो वाले सर हैं, एक दिन मैं घर उनके गया था तो बिस्किट ला करके दिया उन्होंने। तो मैंने कहा कि सर आज से वो चीज़ खाइए जिसके अंदर लाइफ होती हो। और वो बायो के टीचर जी ये तो सोचा नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया। भाई अब जल्दी कोई आता है तो आप क्या करते हैं? बिस्किट पानी दे देते हैं, चाय बिस्किट दे देते हैं। तो हमने कहा खाना वो खाना है जिसमें लाइफ हो, लाइफ हो। आप डेड फूड खा करके और लाइफ इमेजिन कर रहे हैं। मरा हुआ खाना खाएंगे तो जिंदगी कैसे मिलेगी उससे? जिंदा खाना खाइए जिसके अंदर लाइफ हो। लाइफ का मतलब जिसके अंदर एंजाइम्स हो। हम बिस्कुट को लेके जमीन में लगा दें तो विल इट ग्रो? तो आई वुडंट ईट इट, देयर इज नो लाइफ इन द बिस्किट। हाँ, कैरेट को लेते हैं, काटते हैं, जमीन में लगा देते हैं, टमाटर लेते हैं, ऐसे फेंक देते हैं जमीन में, ग्रो कर जाएगा। तो इसमें लाइफ है, इसको खाएंगे। तो जिसमें खाना कैसा खाना चाहिए? जिसमें जो जीवन दे आपको। तो जीवन कौन देगा? जिसके अंदर जीवन होगा। खुद ही मरा है तो क्या आपको जिंदगी देगा वो? तो डेड फूड आपसे नहीं खाना जिसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। पैक चीजें पैक्ड रहने दीजिए, अच्छे लगेंगे उसको प्रणाम करिए दूर से, आप पैक्ड रहिए। पैक चीजें नहीं खानी है। आज छोटा डिसीजन खाली करिए, फ्रॉम टुडे आई विल ईट सन कुक्ड फूड। जो खाना सूरज में पका होगा उसको खाएंगे। बिस्किट कहां पकाते हैं? तो नहीं खाएंगे। अब कोई बताइए जो खाना सूरज में पकता हो? फ्रूट्स पकते हैं, बहुत अच्छा। वेजिटेबल पकते हैं,
इनका अमाउंट बढ़ा दीजिए, उससे क्या होगा, उससे होगा इसमें कंप्लीट फूड न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा आपको, पूरा न्यूट्रिशन। इसके फाइबर होगा, आयरन होगा, कैल्शियम होगा, विटामिन होगा, मिनरल होगा। मिनरल विटामिन कहाँ से आते हैं? फ्रूट्स वेजिटेबल से, और कोई सोर्सेस का नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे खाली बस खाने की हैबिट चेंज करिए और कुछ नहीं। हम ये कहना चाह रहे थे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक सिंपल सेंटेंस है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करना है तो व्हाट इज सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, व्हाट इज द पोलर सॉल्वेंट? व्हाट इज द पोलर सॉल्वेंट? अमोनिया इज द पोलर सॉल्वेंट। अमोनिया कैसे पता लगा? अमोनिया में बॉन्ड किसके किसके बीच में है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है। तो ये बॉन्ड देखिए पोलर होगा कि नहीं? जैसे वाटर आपने पोलर किया, वाटर पोलर क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए, 3.5, 3.5। नाइट्रोजन 3.0, नाइट्रोजन इज 3.0। नाइट्रोजन इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब वैल्यू हमारी 3 to 4 होगी, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। 2 अगर 3 से कम है तो इट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका कोई मतलब नहीं है। तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बॉन्ड भी कैसा होगा? पोलर होगा। ये बॉन्ड भी पोलर होगा। तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? नाइट्रोजन के पास, तो ये बॉन्ड पोलर हो गया। अमोनिया इज ऑल्सो अ पोलर सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड किसके बीच में रहता है? कार्बन कार्बन के बीच में रहता है या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में रहता है। और ये दोनों बॉन्ड, कार्बन कार्बन और ये दोनों बॉन्ड कैसे? नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व करना है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे। अगर कोई हमको पोलर कंपाउंड डिसॉल्व करना है तो पोलर सॉल्वेंट। कॉमनली वाटर तो बेस्ट सॉल्वेंट है, वाटर तो बेस्ट सॉल्वेंट है, और अमोनिया इज ऑल्सो अ पोलर सॉल्वेंट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 फैक्टर हमें स्टडी करने हैं। पहला फैक्टर होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक तो पहले सेंटेंस वो लर्न करेंगे कि पोलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट। एक तो सेंटेंस रट लिया। अब क्यों सॉल्वेबल होते हैं तो 2 उसके एक्सप्लेनेशन है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितने पोलर सॉल्वेंट होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज सच अ फिनोमेना जो आयनिक कंपाउंड में जो कैटायंस एंड आयंस हेल्ड अप रहते हैं, इसको तोड़ता है, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जिन पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ रोटेशन को वीक करता है, तब ये डिसोसिएट होकर कैटायन और एनायन बनाते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, जब आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो NaCl डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं होता, पहले ये टूटता है। Na+ अलग होता है और Cl- अलग होता है, फिर ये दोनों जाकर के सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे डिसॉल्व होता है। ये नहीं कि डाला डिसॉल्व हो गया, ऐसे नहीं होता। ये फिनोमेना समझ में आ रहा है? जब आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले वो टूटता है, कैटायन एनायन अलग हो जाता है, फिर ये कैटायन और एनायन दे विल गो इनटू सॉल्वेंट, they will go into solvent, and then what happens? Then these cations and anions, they get surrounded by solvent molecules, they get surrounded by solvent molecules। और अब सॉल्वेंट कैसा है? पोलर है। सॉल्वेंट कैसा है? पोलर है। तो देखिए हमने Na+Cl- को तोड़ दिया, सपोजिंग तोड़ करके हमने ये बना दिया, Na+ बना दिया और Cl- बना दिया। उसके बाद जब ये सॉल्वेंट में गया तो सॉल्वेंट पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनका अरेंजमेंट कैसे हो जाता है? दीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे ये पॉजिटिव एंड है तो ये नेगेटिव इधर आ जाता है, यहां नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया और इधर साइड में नेगेटिव चला जाएगा। ऐसे ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो इसको देखें जरा, इसको क्या कहते हैं? सॉल्वेटेड आयंस कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड सॉल्वेटेड आयंस।
अब ये क्या हो गया, जब आयनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट में डालते हैं तो पहले आयनिक कंपाउंड अलग हो जाता है, अलग होकर कैटायन एनायन, फिर कैटायन एनायन दे गो इनटू सॉल्वेंट and then thereafter interaction with the solvent molecules, these ions they get surrounded by solvent molecules in such a way that the positive and negative end is attracted towards cation and positive and attracted towards anion, and such a ion is called solvated ion. और अगर ये मॉलिक्यूल वाटर है तो इसी को हाइड्रेटेड आयन कहते हैं। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है ये, तो सॉल्वेटेड आयन कहेंगे, और अगर ये वाटर है तो हाइड्रेटेड आयन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेटेड आयन इज कॉल्ड सॉल्वेशन, इट इज कॉल्ड सॉल्वेशन, ठीक है। एंड जब सॉल्वेशन करते हैं, जब आयंस, पहले भी हम लोगों ने कहा था जब कोई चीज बनती है तो हीट रिलीज करती है कि देनी पड़ती है, रिलीज होती है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर ये वाटर है तो इसी को हाइड्रेशन एनर्जी। अब समझ आएगा हाइड्रेशन एनर्जी किसको कहते हैं, कि जब आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं तो कुछ एनर्जी तो हमें देनी पड़ती है पहले। आंसर बताइए, NaCl है, तोड़ के हमको Na+Cl- बनाना है, कोई एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? उस एनर्जी का नाम बताइए। हाँ नहीं, ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक हो गया, उस एनर्जी का एक स्पेसिफिक नाम है। यस, डिहाइड्रेशन तो पानी के निकलने को कहते हैं। दिस कॉल्ड लैटिस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जब किसी कंपाउंड आयनिक, और दिस वर्ड इज यूज ओनली इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, लैटिस एनर्जी और कहीं यूज नहीं करते, खाली आयनिक कंपाउंड यूज करते हैं। आयनिक कंपाउंड को तोड़ना है तो क्या कर दें, हमको लैटिस एनर्जी हमने सप्लाई कर दिया, ये टूट करके Na+Cl- पे कन्वर्ट हो गया, ये फिर वाटर से सराउंडेड होकर के क्या बनाया, उस आयन का नाम सॉल्वेटेड आयन, सॉल्वेटेड आयन। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। In the process of solvation, some energy is released, that is called solvation energy। आप देखिए जरा, हमने ये किया Se मतलब सॉल्वेशन एनर्जी, Se ग्रेटर देन Le, क्या मतलब, कुछ रिलेट करिए जरा। Le क्या हो सकता है, लैटिस एनर्जी। अगर सॉल्वेशन लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करेगा। अब इसको अगले टर्न पे नोट करेंगे। फिनोमेना समझ में आ रहा है ना, कि आयनिक कंपाउंड कैसे डिसॉल्व करता है। अब एक्सप्लेन करता है, करना है इन टर्म्स ऑफ लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। एक सेंटेंस में बोलिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए लैटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी में, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करना है। हाँ आप बोलिए रेचल, आप बोलिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप बोलिए स्नेहा। बस सिंपल हो गया, लर्न हो जाएगा ना। सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा, देखिए अभी इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, थर्मोडायनेमिक्स। इसका थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, तो वहां ये स्टडी करेंगे कोई प्रोसेस अपने आप होता है कि नहीं होता, ये वहां स्टडी करेंगे। अगर अपने आप होता है तो इसको स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। इफ एनी प्रोसेस अकर्स बाय इटसेल्फ विदाउट सप्लाइंग एनर्जी, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। और अगर एनर्जी देनी पड़ती कंटिन्यूसली तो इसी को नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो आप देखिए जरा, जितने एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो बता दिए स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि बिना एनर्जी दिए तो अपने आप हो नहीं रहा है। लेकिन अगर एनर्जी लिबरेट हो रही है तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब वो प्रोसेस होगा।
तो मैंने चीनी डाली, चीनी तब डिसॉल्व होगी जब ये होगा, जब सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा हो जाए, मतलब एनर्जी को लिबरेट करनी चाहिए, एनर्जी को लिबरेट करनी चाहिए। अगर एनर्जी देनी पड़ रही है आपको तो ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। चीनी हम डालते हैं, उसको हिलाए बिना डिसॉल्व होती है कि नहीं? नहीं होगी, बहुत दिन बाद, लेकिन डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये स्पॉन्टेनियस तो हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया ना। हाँ, अगर हीटअप करने जल्दी हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल जल्दी टूटेंगे और ऐसे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट डिसॉल्व तो होता है। डिसॉल्व होने की ये कंडीशन हमको रटना है कि सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं, फिर अगले टर्न पे हम लोग इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू।